काफी बार देखा गया है कि पुत्र लालसा में मतलब बेटे की लालसा में, बेटे की चाह में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पेट में रह रहे बच्ची को, बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इसके विषय में भी हम विस्तार से समझेंगे। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं के विषय में जानेंगे। बच्चों, ये जो अध्याय है ये खुद में एक प्रश्न है। आप अगर देखेंगे तो इस अध्याय की जो हेडिंग है, जो शीर्षक है, वो पूछता है जीव जनन कैसे करते हैं। इसी प्रश्न का हम उत्तर जानेंगे एक अध्याय के माध्यम से। बच्चों, सबसे पहले हम उस अध्याय के बारे में जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले जनन परिचय, जनन का परिचय जानेंगे कि जनन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि बच्चों हम सब पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप पहले से जानते हैं कि जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। इसी चीज को विस्तार में समझेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं पुष्प पादपों में लैंगिक जनन और मानव में जनन। मानव में जो जनन है वो नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र से संपूर्ण होता है। उसके बाद हम जानेंगे जनन स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक उपाय और भ्रूण हत्या। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उस विषय को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। उसके बाद बच्चों गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय में हम जानेंगे जब कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती या गर्भ धारण नहीं करना चाहती है तो गर्भ निरोधक उपाय करती है, जैसे टैबलेट्स खाना, सर्जरी या अन्य उपकरण। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ये एक बहुत ही दुर्दशा है कि भ्रूण हत्या की जाती है। किसी भी बच्चे के लिंग अनुपात पे, मतलब कि उसके जेंडर के बेसिस पे कि वह लड़की है या लड़का, इसके बेसिस पे उसकी हत्या कर दी जाती है जन्म से पहले ही। जैसे काफी बार देखा गया है कि पुत्र लालसा में मतलब बेटे की लालसा में, बेटे की चाह में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पेट में रह रहे बच्ची को, बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इसके विषय में भी हम विस्तार से समझेंगे। चलिए हम आगे समझते हैं। बच्चों, जनन, जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव, पादप या जंतु, बच्चों जनन में कोई जीव जैसे पादप या फिर जंतु जैसे पेड़ पौधे, इंसान या जानवर अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देते हैं तथा अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं। जनन में क्या होता है बच्चों, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा अपने ही प्रकार, अपने ही तरह का एक संतान उत्पत्ति करता है, एक बच्चे को जन्म देता है, उसको हम जनन कहते हैं। अब वो जन्म इसलिए देते हैं ताकि उनकी प्रजाति बरकरार रहे, बनी रहे। जनन सजीवों का एक विशिष्ट गुण होता है जिसके द्वारा जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं जनन के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन एवं जीव जंतु के अस्तित्व बरकरार है। ठीक है, इसमें हम आगे समझेंगे जनन के उद्देश्य। जनन के क्या उद्देश्य है, जनन किस लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम समझते हैं। जनन द्वारा पृथ्वी पर जीव एवं जीवन का अस्तित्व है। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जनन से ही पृथ्वी पर जीवन और जीव का अस्तित्व है। जनन से ही जीवों की प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है और विलुप्त होने से बचते हैं। बच्चों, जनन के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियां चलती है। जनन के माध्यम से कोई भी प्रजाति विलुप्त होने से बची रहती है। जनन के द्वारा ही जीवों के लक्षण एवं विभिन्नताएं एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा जीव का विकास होता है। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने देखा होगा किसी बच्चे में उसकी माता के गुण होते हैं, किसी बच्चे में उसके पिता के गुण होते हैं, है ना। इसी चीज को हम जनन के माध्यम से जानेंगे। आगे हम समझेंगे जनन के उद्देश्य, जनन किस लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम समझते हैं। पहला टॉपिक, जनन द्वारा पृथ्वी पर जीव एवं जीवन का अस्तित्व है। जीव एवं जीवन का अस्तित्व का तात्पर्य है कि जनन से ही हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु और पादप हमारे अस्तित्व में रहते हैं, मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं। सेकेंड लाइन में बोला गया है जनन से ही जीवों की प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, वह विलुप्त होने से बचते हैं। बहुत छोटे से एक वर्ड में समझाऊंगा, अगर जनन की प्रक्रिया ना हो तो पृथ्वी पर ना जीव जंतु बचेंगे और ना ही पादप। अगला लाइन में बताया गया है जनन द्वारा ही जीवों के लक्षण एवं विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा जीव का विकास होता है। इसका मतलब यह है, आपने देखा होगा काफी सारे बच्चों में किसी की लक्षण जो है माता जैसे हैं, किसी के लक्षण पिता जैसे हैं, अर्थात अपनी पीढ़ी से, अपने माता पिता से जिस बच्चे में लक्षण एवं गुण आता है वो जनन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। इसी अध्याय में बच्चों हम आगे जानेंगे कि डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि डीएनए की फुल फॉर्म है, आपको ये याद होना चाहिए। आगे हम समझेंगे जनन जीवों का अस्तित्व बनाए रखते हैं। जनन की घटना वास्तव में डीएनए पर निर्भर है। बच्चों मैंने अभी आपको समझाया कि जो जनन है वो जंतुओं का, जीवों का एवं पादपों का अस्तित्व बनाए रखते हैं, और जो जनन की घटना है वो वास्तव में डीएनए पर निर्भर करती है। जो डीएनए है उसी से जनन की घटना संपूर्ण होती है। आगे हम समझेंगे किसी भी जीव के शरीर की संपूर्ण सूचनाएं कोड के रूप में संचित रहती है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए में किसी भी जीव की शरीर की संपूर्ण सूचनाएं, उसके बॉडी में कौन सा अंग कहां है, कौन सी कोशिका कहां है, ये सारी सूचनाएं डीएनए में कोड के रूप में संचित रहती है। आगे समझते हैं हम, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वह किसी ना किसी कोशिकाओं में ही होती है। बच्चों हम ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है, और हमारे बॉडी में जो भी क्रियाएं होती है वो किसी ना किसी कोशिका के द्वारा होती है। अब एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन वो है कि कोशिका को कैसे पता है कि कब क्या कैसे करना है। एक बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन है कि कोशिका को कैसे पता चलता है कि कब क्या और कैसे करना है। तो इसका आंसर बच्चों आगे दिया गया है, कोशिका को यह जानकारी उसके केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए के द्वारा प्राप्त होती है, और डीएनए सूचनाओं का भंडार है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिका, मान लो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी ये कोशिका है और कोशिका के बीच में केंद्रक है। ठीक है, इस केंद्रक में डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और इसी डीएनए में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति क्या है बच्चों, हम ये समझेंगे। डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। जब डीएनए अपने ही समान एक नया डीएनए उत्पन्न करता है, अर्थात एक नया डीएनए बनाता है, तो उस चीज को हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? ठीक है, अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें केवल एकल जनक द्वारा ही नई संतान मतलब संतति मतलब संतान को उत्पन्न किया जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन
में संतान उत्पत्ति के लिए दो जनक हमारे कौन कौन से हैं? नर व मादा। दो जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती। बेटा ध्यान देना कि इसमें सिर्फ एकल जनक होता है, सिर्फ एकल जनक मतलब नर या फिर सिर्फ मादा। ठीक है, आगे समझते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आकार तथा अनुवांशिकता रूप से अपने जनक के समान होता है। इसका मतलब है कि अगर माता ने जन्म दिया है तो वह आकार और अनुवांशिकता में माता के समान होगा, अगर पिता ने जन्म दिया है तो आकार और अनुवांशिकता में उसके पिता के समान होगा। आगे समझेंगे। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन एकल जीव नया जीव उत्पन्न करता है। एकल जीव का मतलब क्या होता है? बेटा ध्यान देना, एकल जीव का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कोई एक, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, दोनों में से कोई एक अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है। नया जीव पैतृक जीव के समरूप होता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि पैतृक जीव क्या है? पैतृक जीव का अर्थ होता है जिसने जन्म दिया है। जैसे अगर पिता ने जन्म दिया है तो वह पिता के समरूप होगा, अगर माता ने जन्म दिया है तो वह जीव माता के समरूप होगा। आगे समझेंगे। इस प्रकार का जनन सूक्ष्म जीवों में अधिक पाया जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपके अलैंगिक जनन होते हैं वह अधिकतर सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। इसी विषय में हम आगे समझते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार। बेटा अलैंगिक जनन के प्रकार को समझना। अलैंगिक जनन मुख्य सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणुओं तथा पादपों में पाया जाता है, जिसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित है। बेटा ध्यान देना, जो हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार है वो ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। और सूक्ष्म जीव में जैसे हमारे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु ये सब सम्मिलित होते हैं। इनके अलावा पादपों में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। वो कौन सी विधियों में पाया जाता है इस पे हम चर्चा करेंगे। आगे दिया गया है, ये कुछ विधियां हैं जो हमारे लैंगिक जनन में पाया जाता है। इन सबको आपको याद करना होगा, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रबंधन। ये सभी विधियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले था विखंडन। विखंडन क्या होता है, एक बार हम विखंडन के बारे में जान लेते हैं। विखंडन में अलैंगिक जनन की यह विधि एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसे जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जैसे आपने पढ़ा था अमीबा, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है। अब हम समझेंगे कि एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार के विखंडन होते हैं, क्योंकि विखंडन में हमारे दो प्रकार के होते हैं बेटा। जैसे पहला द्विविखंडन और उसके बाद होता है बहुविखंडन। पहले हम समझते हैं द्विविखंडन। इस विधि में जनक कोशिका परिपक्व होने पर अपने शरीर को बराबर भागों में बांट लेती है और दोनों भाग नए जीवों को जन्म देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई कोशिका परिपक्व होती है मतलब बड़ी हो जाती है, अपने उम्र के अकॉर्डिंग मेच्योर हो जाती है, तब वो खुद को दो बराबर भागों में बांट लेती है। जैसे अमीबा। बच्चों आपको अभी अमीबा का डायग्राम दिख रहा होगा। इस अमीबा के डायग्राम में सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा कोशिका, जिसको हम अमीबा कहते हैं। ठीक है। अब ए को आप देखिए, ए में एक केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। इसी के अकॉर्डिंग आप बी को देखिए, बी में वह कोशिका आगे बढ़ती है और सी में उस कोशिका का केंद्रक दो अलग अलग भागों में बंटने के लिए तत्पर होता है और डी में वह केंद्रक दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। और लास्ट के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि केंद्रक जब अलग अलग हो जाता है तो कोशिका पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाती है, जिसे संतति कोशिकाएं कहते हैं। बच्चों इसे ही अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। इसके बाद हम बहुखंडन के बारे में जानते हैं। बहुखंडन इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिका संतति कोशिकाओं में टूटकर एक से अधिक नए जीवों को उत्पन्न करती है। जैसे प्लाज्मोडियम,
बच्चों, बहुविखंडन कोशिका में एक कोशिका खुद को दो भागों में ना बांटकर, गौर करना मेरी बातों पे, दो भागों में ना बांटकर अनेक भागों में बांट लेती है, जिसके कारण बहुविखंडन विधि होती है। इसमें प्लाज्मोडियम एक मुख्य होता है। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे प्लाज्मोडियम का चित्र दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम के बीच में एक केंद्रक है, उसके आसपास कोशिका द्रव्य है और उसके बाहर एक आवरण बना हुआ है। आप बी में देख सकते हैं कि वह केंद्रक कई भागों में विभाजित हो चुका है और सी में आप देख सकते हैं कि केंद्रक के बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जो अलग अलग संतति में बदल गए हैं। इन बिंदुओं को हम संतति कोशिकाएं कहते हैं और इसी को हम सिस्ट को टूटकर संतति का मुक्त होना कहते हैं। मुकुलन, काफी सारे बच्चों में ये डाउट होता है कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन किसमें होता है, तो मैं आ गया हूं आपका वही डाउट क्लियर करने के लिए। बच्चों ध्यान देना आप, मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि में जीव के परिपक्व होने पर उसके शरीर के एक उभार मतलब कलिका या बड निकलता है, जिसका पोषण जनक जीव से ही होता है। धीरे धीरे यह कलिका विकसित होकर जनक जीव से अलग हो जाती है तथा नए जीव के रूप में उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। बच्चों, आपने ईस्ट और हाइड्रा के बारे में पहले भी पढ़ा है। आपको पता होगा कि ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है, जिसमें से हाइड्रा बहुत कॉमन है और अधिकतर बच्चों को याद भी रहता है। उम्मीद करता हूं आपको भी याद होगा कि हाइड्रा में मुकुलन होता है। आप इसमें देख सकते हो छवि में कि छवि ए में जो है वो जनक हाइड्रा है। जनक हाइड्रा अर्थात ऐसा हाइड्रा जो एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। उसके अगले भाग मतलब बी में आप देखो, उस हाइड्रा के निचले भाग पर एक कलिका निकल रही है। वह कलिका एक नए हाइड्रा का आगमन है। उसके बाद आप सी में देख सकते हैं वह कलिका जो है एक नया हाइड्रा बन चुका है, मतलब वह काफी बड़ा हो गया है और अब तैयार है इस जनक हाइड्रा से अलग होने को। तो इसी को हम हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। चलिए, मुकुलन के बाद बच्चों अगला टॉपिक है हमारा विजाणु निर्माण। बच्चों, विजाणु निर्माण क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा एक बार। विजाणु निर्माण, विजाणु अति सूक्ष्म पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना होती है जो कि अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन की यह विधि कवकों तथा शैवालों में पाई जाती है। बच्चों, यहां बोला जा रहा है विजाणु अति सूक्ष्म पतली भित्ति वाली। अति सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय जीव है। गौर करना बच्चों, जो हमारा विजाणु है वो एक कोशिकीय संरचना होती है, बहुत ही पतली भित्ति वाली, जो कि अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। और जो हमारा विजाणु निर्माण है वो अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन की यह विधि कवकों तथा शैवालों में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक जनन की जो ये विधि है जिसको हम विजाणु निर्माण कहते हैं, ये आपका अधिकतर कवक और शैवाल में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे राइजोपस। बच्चों, आपको यहां पे राइजोपस का डायग्राम दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि राइजोपस में ऊपर की ओर विजाणु दिखाया गया है। राइजोपस एक प्रकार का कवक है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आता है। और बच्चों, राइजोपस आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की ओर कैसे विजाणु का निर्माण हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। चलो बच्चों, इसी अध्याय में हम आगे समझते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है खंडन। बच्चों, खंडन एक बहुत जरूरी टॉपिक है। खंडन में क्या बोला गया है, अलैंगिक जनन की यह विधि बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में जीव परिपक्व होने पर अपने शरीर को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, जो अलैंगिक जनन की विधि है ये बहुकोशिकीय जीवों में पाते हैं, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में जो जीव है वो परिपक्व होने पर अर्थात मैच्योर होने पर, बड़े होने पर अपने शरीर को दो या दो से
अधिक भागों में, अधिक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बच्चों यहां पे गौर करना, जो आपका बहुकोशिकीय जीव है वो जब परिपक्व हो जाता है तो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तथा प्रत्येक टुकड़ा अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे बहुकोशिकीय जीव के परिपक्व हो जाने पर वह 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका हर एक टुकड़ा जब अनुकूल परिस्थिति पाता है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब है बच्चों, जैसे आप अपने दोस्त से फर्स्ट टाइम मिले हो तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो और कुछ समय होने के बाद आप उसके साथ चलो ऐसे करके भी बात करने लगते हैं, तो वो होता है अनुकूल परिस्थिति, मतलब कंफर्टेबल होना। तो जब ये कंफर्टेबल होता है अर्थात अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। और इसका एक उदाहरण है स्पाइरोगायरा, जो कि एक शैवाल है बच्चों। अब हम जानेंगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को पुनर्जन्म भी कहते हैं। इसको एक अच्छे से तरीके से समझेंगे। पुनरुद्ध भवन कुछ जीवों जैसे प्लेनेरिया, स्पंज तथा हाइड्रा, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्लेनेरिया, स्पंज और हाइड्रा आदि में पुनरुद्ध भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वह प्रत्येक टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है पुनः विभाजित होकर पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनरुद्ध भवन में बच्चों कोई भी जीव का शरीर जिसके टुकड़े हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए और उसके प्रत्येक टुकड़े में केंद्रक उपस्थित हो तो वह पुनः विभाजित होकर अपने शरीर का निर्माण दोबारा से कर सकती है, जिसमें प्लेनेरिया की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक अच्छा सा और इजी सा एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों आपने देखा होगा काफी बार कि कोई शिकारी जब छिपकली पर आक्रमण करता है, आप ध्यान दिए होंगे, कोई शिकारी जब छिपकली पर आक्रमण करता है तो छिपकली अपने पूंछ को वहीं पर काट के अलग कर देती है। अब उसके वह शरीर का भाग जहां से पूंछ अलग हुआ है उसका क्या होता है? अगर आप उस छिपकली को कुछ समय बाद देखेंगे तो आप पाएंगे उसके पूंछ पर एक नई पूंछ आ गई है। उसी चीज को हम बच्चों पुनर्जन्म या पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे हम समझेंगे कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन क्या होता है? अलैंगिक जनन की यह विधि बहुकोशिकीय पौधों में पाई जाती है, जिसमें नए पौधों का निर्माण पुराने पौधों के वर्दी भाग या कायिक भाग, बच्चों कायिक भाग या वर्दी भाग कहें तो हम जड़, तना या पत्ती होता है, ठीक है, जड़, तना या पत्ती द्वारा होता है। उदाहरण, आलू के तने से नया पौधा बनता है, गुलाब के पौधे के तने से नया पौधा बनता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कभी आपके घर में आलू रखा हो तो आलू से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है, या फिर आपने शकरकंद से देखा होगा, शकरकंद से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। जब किसी भी बहुकोशिकीय पौधे में एक नया पौधा बनने लगे, अर्थात उसके तने, जड़ या पत्ती से एक नया पौधा बनने लगे, तो उसको हम कायिक प्रबंधन कहते हैं। बच्चों कायिक प्रवर्धन का अन्य उदाहरण है शकरकंद, शकरकंद की जड़ और गन्ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जैसे सामने लिखा है, जनन की वह विधि जिसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनक जीव बच्चे हमारे कौन कौन से है ध्यान देना, नर व मादा का होना आवश्यक होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों युग्मकों के मिलने से ही नए जीव का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान देना इसमें, जैसे हमने अलैंगिक जनन में जाना था कि किसी भी एक जनक, चाहे वो नर हो या मादा, दोनों में से किसी एक के होने से अलैंगिक जनन पूर्ण होती थी, पर उसके विपरीत, उसके अपोजिट हम जानेंगे कि लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों का होना आवश्यक है। आगे समझते हैं। नर व मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया का निषेचन कहते हैं। बच्चों नर व मादा की जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं। बच्चों अब हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं।
हमने ये तो जान लिया कि लैंगिक जनन क्या होता है, हमने ये जान लिया अच्छे से कि जब नर व मादा आपस में मिलते हैं तो लैंगिक जनन होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन के लाभ क्या है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन के लाभ का उल्लेख करें। तो आपको क्या लिखना है, लैंगिक जनन के लाभ, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है, इससे नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। बच्चों गौर करना, आनुवांशिक दृष्टि, ठीक है, आनुवांशिक दृष्टि से जो जीव मतलब उत्पन्न होता है वह अलग होता है, अर्थात कुछ गुण उसमें माता के आते हैं और कुछ गुण उसमें पिता के आते हैं, जिससे पर्यावरणीय बदलाव में वह बच्चा अनुकूल हो जाता है, वह संतान अनुकूल हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा लाभ होता है। दूसरा, लैंगिक जनन के फलस्वरूप जीवों का विकास होता है, क्योंकि ऐसे जनन में जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं उत्पन्न होती है। बच्चों जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं आती है, जिससे नए संतानों में विकास होते रहता है। बच्चों अब हम आगे समझते हैं पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। पौधों का जनन अंग पुष्प, पुष्प अर्थात फूल होता है। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बच्चों बोला गया है जो पौधे होते हैं, पौधों का जो जनन अंग होता है वह फूल होता है, और फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। वह 4 भाग है हमारे बाह्यदल, दल मतलब पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। बच्चों ये हमारे 4 पुष्प के भाग होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि स्त्री केसर क्या होता है। यह पुष्प का मादा अंग होता है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा अंग होता है, जिसमें मादा युग्मक बनते हैं। उसके बाद पुंकेसर, पुंकेसर स्त्री केसर के विपरीत यह पुष्प का नर अंग होता है, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। बोला गया है स्त्री केसर में मादा युग्मक बनते हैं और पुंकेसर में नर युग्मक बनते हैं। बच्चों अब हम आगे समझते हैं कि पुष्प के प्रकार कितने होते हैं। हमने पिछले क्लासेस में जो समझा था उसी को आगे समझेंगे। पुष्प के प्रकार, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक लिंगी और दूसरा उभयलिंगी। पहले बच्चों हम एक लिंगी पुष्प के बारे में समझते हैं। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही अंग, बच्चों गौर करना, कोई एक ही अंग उपस्थित होता है, वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिस पुष्प में या तो स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। बच्चों इसका उदाहरण है लौकी, पपीता, तरबूज आदि। इसमें आप और भी ले सकते, जैसे कद्दू हो गया, वो भी एक लिंगी पुष्प में ही आता है। बच्चों इसके बाद हम समझेंगे उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों अंग उपस्थित होते हैं। बच्चों गौर से ध्यान देना कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अंग उपस्थित होते हैं, वह उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण गुड़हल, गुलाब, सरसों आदि। बच्चों ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो वह हमारे उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसके उदाहरण बच्चों नीचे दिए गए हैं, जैसे गुड़हल, गुलाब, सरसों आदि। बच्चों अब हम आगे जानेंगे कि बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है। बच्चों ध्यान देना, पुष्प के नर भाग जो होता है वो पुंकेसर होता है। बच्चों पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं। बच्चों ध्यान देना दोबारा, पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं जो नर युग्मक पराग कणों का निर्माण करते हैं। जो पुंकेसर में परागकोश होता है वो नर युग्मक पराग कणों का निर्माण करता है। और नर युग्मक क्या होता है, ध्यान देना, नर युग्मक जो होता है वो परागकण का निर्माण करता है। और ये जो परागकण होते हैं ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या फिर कीटों के माध्यम से, इनके माध्यम से मादा के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र नामक भाग में पहुंचते हैं।
जो मादा स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं हवा, पानी और कीटों के द्वारा। यह प्रक्रिया को बच्चों हम परागगण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं परागगण है क्या। परागगण में नर युग्मक एक नलिका विकसित करके वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड, मतलब बीजांड जो होता है बच्चों मादा युग्मक होता है, बीजांड तक पहुंचते हैं। जो नर युग्मक होता है जैसे परागकण, वो एक नलिका विकसित करके मतलब नलिका बनाकर वर्तिकाग्र में अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में पहुंचते हैं और बीजाणु होता है बच्चों मादा युग्मक। आगे ध्यान देना, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक मिलते हैं। बच्चों नर व मादा युग्मक जो होता है वो अंडाशय में मिलते हैं, अंडाशय में मिलते हैं जिसे निषेचन कहते हैं और इस विधि को, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसका मिलने से युग्मनज बनता है। बच्चों निषेचन के मिलने से युग्मनज बनता है, निषेचन के होने से युग्मनज बनता है और युग्मनज से हमारा भ्रूण बनता है और भ्रूण जो है वो बीज में बदलता है और बीज से ही हमारा फल बनता है और इस प्रकार बीज निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। मानव में एक निश्चित उम्र के पश्चात ही जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। बच्चों गौर करना, जो मनुष्य होता है, जो बच्चे होते हैं, उनमें एक निश्चित आयु के बाद कुछ चेंजमेंट्स आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। यह आयु सामान्यतः 12 से 13 वर्ष की उम्र में पाई जाती है। इस आयु में बच्चे किशोरावस्था की ओर होते हैं और इसी आयु को यौवना आरंभ भी कहते हैं। आगे समझते हैं इसी बात को। मानव में प्रजनन के लिए एक निश्चित जनन तंत्र पाया जाता है। बच्चों गौर करना, विकसित जनन तंत्र। बच्चों मानव में प्रजनन के लिए एक विकसित जनन तंत्र होता है जो नर और मादा में दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे समझते हैं इसको। नर व मादा जनन तंत्र हमारा अगला टॉपिक है, नर व मादा जनन तंत्र। नर व मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का विकास मादा के शरीर में 9 महीने तक होकर शिशु का जन्म होता है। बच्चों गौर करना, नर व मादा में जनन तंत्र, जो नर व मादा होते हैं उनमें युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो शुक्राणु तथा अंडाणु, हमारे दो चीज शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने से एक प्रक्रिया होती है जिसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। निषेचन के पश्चात बच्चों, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और वो युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। वो युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण के निर्माण के पश्चात मादा के शरीर में 9 महीनों तक, बच्चों ये अवधि जो होती है 9 महीनों तक होती है। 9 महीनों तक उसका विकास होता है मादा के गर्भ में और उसके बाद एक शिशु का जन्म होता है। इसी में हम आगे समझते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि वह किन तंत्रों के माध्यम से, किन अंगों के माध्यम से होता है। बच्चों आपके सामने एक रेखा आलेख है जिसमें बताया गया है मानव जनन तंत्र कितने होते हैं। बच्चों नर में और मादा में अलग अलग होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम नर जनन तंत्र के प्रमुख तंत्र को जानते हैं। बच्चों इसमें वृषण, शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग होता है। इसके अलावा और भी अंग होते हैं। अब आगे जानते हैं मादा जनन तंत्र में प्रमुख तंत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आपका अंडाशय, उसके बाद अंडवाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं बच्चों, इसके बाद गर्भाशय और फिर योनि। बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे आपको नर जनन तंत्र का डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा शुक्राशय और शुक्रवाहिनी और वृषण, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र मार्ग।
बच्चों यह आपके नर जनन तंत्र के भाग थे। बच्चों इसके बाद आप मादा जनन तंत्र के भाग को देख सकते हैं, जिसमें आपको गर्भाशय, योनि, अंडवाहिका, अंडाशय और ग्रीवा दिख रही होगी। ये सारे ही भाग दोनों में अलग अलग होते हैं। बच्चों अब तक हमने जाना नर जनन तंत्र के अंग और मादा जनन तंत्र के अंग। बच्चों अब हम जानेंगे जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। जब नर युग्मक शुक्राणु अंड कोशिका से मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बच्चों यह आपको अच्छे से पता है, जब नर शुक्राणु मादा के अंड कोशिका से मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। बच्चों जो निषेचित अंड बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। यह गर्भाशय में रोपित होता है। यह गर्भाशय में रोपित होते जाता है। बेटा ध्यान देना बच्चों, जो आपका युग्मनज होता है वो मादा के गर्भ में रोपित होते जाता है। आगे ध्यान देना, जब वह रोपित होता है तो अपरा, अपरा का मतलब होता है प्लेजेंटा। बच्चों प्लेजेंटा अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। यह गर्भनाल के द्वारा शिशु से जुड़ी होती है। यह माता के रक्त से शिशु को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती है। बच्चों यूं ही नहीं कहा जाता कि दुनिया में मां की तरह और कोई नहीं है। मां एक शिशु को जन्म से पहले और जन्म के बाद समान प्यार करती है। जन्म से पहले जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो एक अपरा, जिसे हम प्लेजेंटा के नाम से जानते हैं बच्चों, वह शिशु का पूर्ण रूप से ख्याल रखता है। इसको हम केयर टेकर प्लस बॉडीगार्ड दोनों कहते हैं। यह शिशु को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है, पोषण देता है और मां के रक्त से ऑक्सीजन भी देता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बच्चों एक चीज और है कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जो समय होता है उसको गर्भाकाल कहते हैं और यह गर्भाकाल लगभग 9 महीने का होता है। बच्चों अभी हमने जाना जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है, और अब हम जानेंगे जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। बच्चों हर माह गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है क्योंकि यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों हर महीने जो मादा का गर्भ होता है वो खुद को मांसल और स्पॉन्जी बनाता है ताकि उसमें भ्रूण का विकास हो सके और यह भ्रूण के लिए अति आवश्यक होता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म मतलब मासिक चक्र कहते हैं। बच्चों रजोधर्म अर्थात मासिक चक्र। हर महीने जब एक अंड निषेचित होने के लिए गर्भाशय में आता है और निषेचित नहीं होता है तो जो गर्भ की परत होती है वह रक्त और म्यूकस के साथ योनि मार्ग से बाहर आती है और इसी प्रक्रिया को हम रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। और बच्चों एक बात और, इस समय गर्ल्स को अर्थात महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। आगे समझते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। बच्चों जब 40 से 50 साल की उम्र में कोई महिला प्रवेश करती है तो उसका अंडाशय से अंड उत्पादित होना बंद हो जाता है और फलस्वरूप जो महिलाओं का रजोधर्म होता है वो बंद हो जाता है। बच्चों जनन स्वस्थ क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए सीधा बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनन स्वस्थ। जनन स्वस्थ का अर्थ है जनन से संबंधित सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। बच्चों यहां बोला गया जनन का अर्थ। जनन का अर्थ है जनन से संबंधित सभी पहलू, जितने भी उसके पहलू होते हैं, जो कि पहलू है हमारे जैसे
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक, इन चारों रूपों से स्वस्थ होना। आगे समझते हैं। यौन संचारित रोग, जिसे हम बच्चों एसटीडी के नाम से जानते हैं, इसमें अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कुछ जीवाणु तथा विषाणु जनित रोग यौन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं। बच्चों, जो आपके यौन संचारित रोग होते हैं वो जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं और विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे जीवाणु द्वारा संचारित रोग। ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होते हैं, जैसे गोनेरिया और सिफिलिस, ये थे हमारे जीवाणु जनित रोग। बच्चों, अब हम जानेंगे विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो विषाणु द्वारा होते हैं, जैसे मस्सा और एड्स, ये दो रोग ऐसे हैं जो हमारे विषाणु द्वारा होते हैं, और गोनेरिया और सिफिलिस ऐसे रोग हैं जो हमारे जीवाणु द्वारा होते हैं। बच्चों, जैसे हमने अभी जनन स्वस्थ के बारे में जाना, वैसे ही हम आगे जानेंगे कि गर्भ निरोधन क्या है। बच्चों, गर्भ निरोधन के बारे में जान लेते हैं एक बार। गर्भधारण को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। बच्चों, गर्भधारण अर्थात जब कोई स्त्री, जब कोई महिला मां बनने की ओर होती है, उस चीज को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। गर्भ निरोधन के कई उपाय होते हैं जिन्हें गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। बच्चों, गर्भ निरोधन अर्थात जब कोई स्त्री मां बनने की ओर होती है, उस चीज को रोकने को हम गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। यांत्रिक अवरोध। बच्चों, यांत्रिक अवरोध क्या होता है? ये गर्भ निरोधक के कुछ उपाय होते हैं, जिसमें से पहला है यांत्रिक अवरोध। इस उपाय में शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी तथा गर्भधारण नहीं हो सकेगा। बच्चों, ध्यान देना, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। बच्चों, हमने जाना कि जब कोई शुक्राणु अंड कोशिका से मिलता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के स्वरूप ही हमारा भ्रूण बनता है, और भ्रूण से एक शिशु का जन्म होता है। पर अगर शुक्राणु और अंड कोशिका आपस में नहीं मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो हमारा शिशु उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात जो महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। यांत्रिक अवरोध में यही करा जाता है कि शुक्राणु को अंडाणु से अर्थात अंड कोशिका से नहीं मिलने दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। आगे समझेंगे। उदाहरण के तौर पर कंडोम का इस्तेमाल करने, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइवल कैप द्वारा। बच्चों, दो तरीके से यांत्रिक अवरोध हो सकता है। पहला, कंडोम का इस्तेमाल करके हम अगर नॉर्मली कंडोम का इस्तेमाल करें तो भी हमारा गर्भधारण नहीं होगा, और दूसरा उपाय है सर्वाइवल कैप। अगर हम सर्वाइवल कैप का इस्तेमाल करें तो भी गर्भधारण नहीं होता है। आगे समझेंगे। रासायनिक तकनीक। बच्चों, रासायनिक तकनीक क्या है? इस विधि में मादा को अनेकों प्रकार की दवाइयां दी जाती है, जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। बच्चों, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करने वाली होती है तो उसको अनेकों प्रकार की दवाइयां दे दी जाती है, जिससे उसके भीतर के हार्मोन्स असंतुलित अर्थात डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे वह मां नहीं बन पाती, और ऐसे हमारा गर्भधारण रुक जाता है। इस विधि को हम रासायनिक तकनीक के नाम से जानते हैं। आगे समझेंगे। शल्यक्रिया तकनीक। बच्चों, शल्यक्रिया तकनीक ऑपरेशन द्वारा निषेचन को रोक दिया जाता है। बच्चों, ऑपरेशन के द्वारा शुक्राणु और अंड कोशिका को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है, अर्थात निषेचन नहीं हो पाता है। और हमें यह भली बात ज्ञात है कि भ्रूण उत्पन्न करने के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए निषेचन अति आवश्यक प्रक्रिया है। बच्चों, अब हम इस अध्याय की समाप्ति की ओर चलते हैं। हमारे इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है भ्रूण हत्या। बच्चों, ये एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जो समझाते हुए, जिसके बारे में बताते हुए मेरा दिल जो है वो मायूस हो जाता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, काफी सारे लोगों का दिल जो है वो मायूस हो जाता है, भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। बच्चों, हमारे देश में दिन प्रतिदिन भ्रूण हत्या की संख्या बढ़ती जा रही है।
जिसमें अधिकतर शिकार लड़कियों का होता है, बच्चियों का होता है। जिस परिवार को बच्चे की आशा मतलब लड़के की लालसा होती है, जब उन्हें पता लगता है कि महिला के गर्भ में एक बच्ची पनप रही है, उसको वह मार देते हैं। एक बार हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब बच्चों, अधिकतर देखा गया है कि मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार दिया जाता है, यही भ्रूण हत्या है। बच्चों, जब भ्रूण को मादा के गर्भाशय में मार दिया जाए, मतलब हत्या कर दी जाए, उसको हम भ्रूण हत्या कहते हैं। एक समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात से तात्पर्य है मेरा कि लड़का और लड़की दोनों का बराबर होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज जागरूक होगा। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने जाने आवश्यक है तथा सामाजिक स्तर पर यौन शिक्षा का दिया जाना भी आवश्यक है। बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में भ्रूण हत्या बंद हो जाए, रुक जाए, तो हमें सबसे पहले समाज को जागरूक करना होगा। समाज कुछ अलग नहीं है बच्चों, हम ही लोग, आप, मैं, हमारे आसपास के जितने व्यक्ति हैं वो सभी समाज है। हमें इस समाज को पहले जागरूक करना होगा कि वह भ्रूण हत्या के खिलाफ हो। हमें लोगों को यौन शिक्षा देनी होगी कि वह जाने कि इससे होता क्या है, लिंग अनुपात घटने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चों, मैंने काफी बार सुना है, काफी बार देखा है कि पुत्र लालसा में, बेटे की चाह में बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, और ये लड़कियों के साथ बहुत ही अन्याय होता है। हमें पहले समझना होगा कि लड़का या लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। वह काम जो एक लड़का कर सकता है वही काम एक लड़की भी कर सकती है। आप अपनी बच्ची को एक बार मौका तो दो, आप अपनी बच्ची को आगे तो बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि वो आपको प्राउड फील करवाएगी, वो ये महसूस नहीं होने देगी कि हमारी कोई लड़का नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा नाम नहीं होगा। आपकी बच्ची आपका नाम करेगी। आप एक बार उसे मौका देके देखिए। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।